तो हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम देखेंगे भाई फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बाबू हमारे पास एक लीनियर चार्ज है। भाई लीनियर चार्ज का मतलब ये हुआ कि कोई चार्ज लंबाई में है, रेखा पर है, और वो लंबाई में चार्ज है, हमको लीनियर चार्ज दिया है। उस लीनियर चार्ज के चलते किसी एक पॉइंट चार्ज पर कितना बल लगेगा, यही हमारा लक्ष्य है आज निकालना। तो चलो भाई, हम एक लीनियर चार्ज ले लेते हैं। ठीक है भाई, लीनियर चार्ज बनाने के लिए क्या किए, हम एक तार ले लिए बाबू, एक तार ले लिए धातु का, और इस तार पर हमने प्लस चार्ज दे दिया। बाबू तार पर प्लस चार्ज दे दिया तो ये आवेश पॉइंट चार्ज तो नहीं है, ये लंबाई में आवेश है, इसीलिए ये लीनियर चार्ज है। और मान लिया बाबू कि इस लीनियर चार्ज का रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अच्छा, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व किसको कहते हैं? 1 मीटर लंबाई में, 1 मीटर लंबाई, इस तार के 1 मीटर लंबाई में जितना आवेश है उसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो इस तार का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब हमको इस लीनियर चार्ज के चलते इस वाले आवेश प्लस कैपिटल क्यू, इस लीनियर चार्ज के चलते इस वाले आवेश प्लस कैपिटल क्यू पर बल निकालना है। बाबू एक छोटा सा बात बताओ, हम यहाँ पे इसके इस तार और इसके बीच बल डायरेक्ट कूलाम्स लॉ से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कूलाम्स लॉ केवल दो पॉइंट चार्ज, इस और इस दो पॉइंट चार्ज के बीच बल को बताता है। तो बाबू यहाँ पे ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं, एक ही बिंदु पर तो यह आवेश नहीं है, पूरा चार्ज फैला है, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो हम डायरेक्ट कूलाम्स लॉ इसके इसके बीच बल निकालने के लिए यूज नहीं करेंगे। और बाबू दूसरी एक कमी इसमें ये है कि ये जो तार है ना, इस तार में जितने भी प्लस चार्ज है, ये जितने भी प्लस है, इस तार में जितने भी प्लस है, इस सभी प्लस की दूरी इस आवेश से, इसकी दूरी अलग है, इससे इसकी दूरी अलग है, इसकी दूरी अलग है। अगर दूरी अलग अलग होगा तो तार के इस हिस्से के कारण बल बल अलग होगा, इस हिस्से के कारण बल अलग होगा, इस हिस्से के कारण बल अलग होगा। तो ये तो क्लियर है कि तार में जितने भी प्लस चार्ज है, जितने भी चार्ज हैं, उन सभी की दूरी, यानी तार के हर हिस्से की दूरी कैपिटल क्यू से अलग अलग है। तो तार का ये हिस्सा अलग बल लगाएगा, ये हिस्सा अलग बल लगाएगा, सभी हिस्से बाबू अलग अलग बल लगाएंगे, जिसके कारण हम डायरेक्ट कूलाम्स लॉ का यूज करके हम इस पर बल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कूलाम्स लॉ पॉइंट चार्ज के कारण लगता है। कूलाम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए ही लगता है, लीनियर चार्ज के लिए नहीं लगता है। और दूसरी बात हम ये भी देख रहे हैं, तार में जितने भी प्लस हैं सबकी दूरी इससे अलग अलग है, तो बल भी अलग अलग होगा और डायरेक्ट हम नहीं निकाल पाएंगे। बाबू अब निकालना है तो करें क्या? हमको करना यही होगा कि ये लीनियर चार्ज है, इस लीनियर चार्ज को बाबू पॉइंट चार्ज में तोड़ना होगा। इस लीनियर चार्ज को पॉइंट चार्ज में तोड़ने के लिए हम इस तार को छोटे 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 एलिमेंट्स या भाग में, या अल्पांश कहते हैं, तो इस तार को बाबू हम छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे, यानी छोटे छोटे अल्पांशों में बांट देंगे। तो तार को हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट देना जी। तुम हिस्सा कहो, अल्पांश कहो या एलिमेंट्स कहो, कोई भी बात कहो, बात सेम है। तो एक काम करते हैं बाबू, हमको क्या करना होगा, इस तार को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना होगा। छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे तो हर एक छोटा हिस्सा बिंदुवत आवेश हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम तार पर एक छोटा सा हिस्सा काटते हैं जिसकी लंबाई है dl। तार के इस हिस्से की लंबाई है बाबू dl लंबाई का ये हिस्सा काट दिया। अच्छा, dl लंबाई का ये हिस्सा काट दिया तो ये हिस्सा बाबू पॉइंट चार्ज है। इसी तरह हम मान सकते हैं कि पूरा तार ऐसे ऐसे dl 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 लंबाई के बहुत छोटे छोटे हिस्सों से बना है। अब हम एक काम करेंगे, इस हिस्से के चलते, मतलब इस अल्पांश के चलते इस पर बल निकालेंगे, फिर बगल वाले अल्पांश के चलते बल निकालेंगे, फिर निकालेंगे जितने भी अल्पांश हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबके कारण इस पर बल निकालेंगे, और निकाल करके सभी अल्पांश के चलते, इसके चलते, इसके चलते, इसके चलते, सभी के चलते, सबके चलते बल निकाल 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 करके सभी को जोड़ देंगे, जिससे हमको इस पर टोटल बल मिल जाएगा ना जी। तो चलो पहले इसके चलते, इस अल्पांश के चलते कितना बल लग रहा है ये निकालते हैं। मान लेते हैं बाबू इस अल्पांश से
इस एलिमेंट से इसकी दूरी है r। और बाबू एक काम करते हैं, इस एलिमेंट में कितना चार्ज है? पूरे तार में तो चार्ज है ही है, केवल इस एलिमेंट में कितना चार्ज है ये देखो। अच्छा, इस तार का बाबू रेखीय आवेश घनत्व तो कितना है? लैम्डा। और इस एलिमेंट की लंबाई है dl। तो चलो पढ़ो, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर होता है dq/dl। लैम्डा बराबर बाबू dq/dl, तो dq बराबर क्या हो जाएगा? dq बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। लैम्डा इंटू डी एल, तो रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा है, तो इसके dl लंबाई में कितना आवेश हुआ? आवेश dq जो होगा लैम्डा इंटू डी एल। तो बाबू हमको पता चल गया इस अल्पांश में, इस एलिमेंट में, ये जो एलिमेंट देख रहे हैं ये वाला, इस एलिमेंट में जो आवेश है dq लैम्डा इंटू डी एल। तो हमको पता चल गया बाबू कि इस हिस्से का आवेश dq कितना है? लैम्डा इंटू डी एल। अब एक काम करते हैं, इस हिस्से के कारण हम इस पर लगने वाला बल निकालें। ये एलिमेंट है, एलिमेंट इस वाले चार्ज पर जो बल लगाएगा बहुत छोटा बल होगा, वो डी एफ वेक्टर होगा ना जी। तो एक एलिमेंट के चलते इस पर बल होगा डी एफ वेक्टर। हमारा काम क्या है? पूरे तार के कारण टोटल बल इस पर निकालना। तो हम क्या किए, पूरे तार को ऐसे छोटे छोटे डीएल लंबाई के छोटे 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 हिस्से में क्या किए, छोटे छोटे हिस्से में बांट दिए, और एगो हिस्सा ले लिए, एगो एलिमेंट ले लिए डीएल लंबाई का। तो इसमें कितना आवेश है ये निकालें। लैम्डा बराबर होता है रेखीय आवेश घनत्व, तो लैम्डा बराबर dq/dl, तो dq बराबर लैम्डा इंटू डी एल, तो dq मिल गया कि इस हिस्से में कितना आवेश है? dq होगा लैम्डा dl, इतना आवेश इस हिस्से में है। अब हम एगो एलिमेंट के चलते इस पर बल निकालें, और फिर हर एलिमेंट ऐसे ऐसे सब एलिमेंट, इस एलिमेंट सब एलिमेंट के चलते बल निकाल निकाल करके इस पर, इसके कारण कितना बल हुआ, इसके कारण कितना बल हुआ, सब एलिमेंट के कारण बल निकाल निकाल करके सभी बलों को इस पर जोड़ दें। और बाबू जोड़ने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इस लिमिट से इस लिमिट तक, विद इन सर्टेन लिमिट्स इंटीग्रेट करके एक बल को ही इंटीग्रेट कर देंगे खास लिमिट्स के लिए, जिससे हमको इंटीग्रेट यानी जोड़ देने से टोटल बल निकल जाएगा। तो चलो भाई, बस इस एलिमेंट के चलते इस आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो एक एलिमेंट के चलते जो बल लगेगा डी एफ वही निकालो पहले। इसलिए एलिमेंट के चलते प्लस कैपिटल क्यू पर लगने वाला बल, इसलिए एलिमेंट के कारण यानी अल्पांश के कारण, इस अल्पांश एलिमेंट के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो बाबू इस एलिमेंट के चलते इस पर बल, तो एलिमेंट छोटा ही नहीं है, तो इस पर जो बल लगेगा बहुत छोटा होगा। एक एलिमेंट के चलते बल डी एफ वैक्टर, और बल डी एफ का सूत्र होता है बाबू 1/4πε0, पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश बटा दूरी का स्क्वायर इंटू दूरी का कैप। तो डी एफ वैक्टर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर आर कैप। तो डी एफ वैक्टर, तो डी एफ वैक्टर बराबर 1/4πε0 हो ही गया, 1/4πε0 Q1 Q2, 1/4πε0 हो गया। Q1 है पहला आवेश, Q1 है बाबू पहला आवेश, मतलब इस एलिमेंट का आवेश, ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है। तो 1/4πε0 Q1 Q2, तो पहला आवेश एलिमेंट का, और एलिमेंट का आवेश क्या है? Q1 है DQ, तो DQ इंटू कैपिटल Q। तो Q1 Q2 पहला आवेश दूसरा आवेश, तो पहला आवेश इसका है, इसका आवेश है बाबू DQ इंटू Q2 है दूसरा आवेश, और दूसरा आवेश है बाबू कैपिटल Q बटा दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी है आर स्क्वायर इंटू आर कैप ना जी। अभी चल के हमको क्या मिला है भाई? डी एफ वैक्टर। डी एफ वैक्टर क्या है बाबू? डी एफ वैक्टर एक्चुअली एक अल्पांश के चलते बल है, एक अल्पांश के चलते क्यू पर लगने वाला बल है डी एफ वैक्टर। आगे बढ़ाओ, डी एफ वैक्टर बराबर क्या हो गया? डी एफ वैक्टर बराबर हो गया बाबू 1/4πε0, 1/4πε0, और बाबू ये डी क्यू, अगर ध्यान दो 1/4πε0 डी क्यू, इस डी क्यू का मान देखो तो कितना है, थोड़ा पीछे हम दिखा दे रहे हैं डी क्यू, यहाँ देखिए डी क्यू का मान है बाबू लैम्डा डी एल। डी क्यू मतलब अल्पांश में आवेश होगा लैम्डा इंटू डी एल, डी क्यू का मान रखिए लैम्डा डी एल, यहाँ रखिए डी क्यू। चलिए रखते हैं हम लैम्डा डी एल ना जी। चलिए देखिए,
डी एफ वैक्टर बराबर हो गया, डी एफ किसके कारण बल है, डी एफ पूरा बल नहीं है, केवल एक एलिमेंट के कारण बल है। डी एफ वैक्टर बराबर 1/4πε0 डी क्यू, डी क्यू का मान कितना है लैम्डा इंटू डी एल, तो डी क्यू का मान लैम्डा इंटू डी एल इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। एक काम करते हैं बाबू, लैम्डा और क्यू, ये लैम्डा क्यू कांस्टेंट है और ये वाला भी कांस्टेंट है, तो इसको अलग कर देते हैं। तो डी एफ वैक्टर बराबर हो गया बाबू 1/4πε0, और इधर का अपना हुआ लैम्डा इंटू क्यू, तो 1/4πε0 लैम्डा इंटू क्यू, और जो बचा है टर्म बाबू वो क्या है, डी एल बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अच्छा वो डी एफ क्या है, डी एफ है केवल एक एलिमेंट के चलते क्यू पर लगने वाला बल, एक एलिमेंट के चलते बल निकल गया। अब हम जानते हैं पूरा तार ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है, तो एक एलिमेंट के चलते हम बल निकल गया, तो हम क्या करें, इस वाले बल को विद इन सर्टेन लिमिट्स, मतलब पूरे तार के लिए इंटीग्रेट कर दें। पूरे तार के लिए अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको एक एलिमेंट के चलते बल नहीं निकलेगा। अगर इस बल को इंटीग्रेट कर दें पूरे वायर के लिए, तो हमको हर एलिमेंट, इसके कारण इसके कारण इसके कारण हर एलिमेंट के चलते अगर सारे को इंटीग्रेट कर दे तो हमको टोटल बल निकल जाएगा। तो डी एफ है एक एलिमेंट के चलते बल, और इस डी एफ को इंटीग्रेट कर दें पूरे वायर के लिए, तो इंटीग्रेशन डी एफ वैक्टर, बाबू दोनों बगल इंटीग्रेट करो, इधर भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वैक्टर बराबर, ये सारा टर्म बाबू कांस्टेंट है, 1/4πε0 लैम्डा इंटू क्यू, तो कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। बाबू आर को क्यों नहीं बाहर निकालें, क्योंकि हम जानते हैं कि एक एलिमेंट से क्यू की दूरी क्या थी, एक एलिमेंट से क्यू की दूरी थी आर, और अलग अलग एलिमेंट लोगे, ये एलिमेंट लोगे तो ये दूरी आर अलग होगी, अलग अलग एलिमेंट से दूरी भी आर अलग अलग होगी ना जी। तार का हर हिस्सा से क्यू की दूरी क्या होगी, अलग अलग होगी, तो आर कांस्टेंट नहीं है, आर वेरिएबल है, तो इसीलिए आर को इंटीग्रल के अंदर रखें, ये कांस्टेंट नहीं है। और वो इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना और डिफरेंशियल मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन और डी खत्म हो जाएगा, ये जोड़ना ये तोड़ना खत्म, तो बचेगा क्या, टोटल बल एफ वेक्टर बराबर 1/4πε0 लैम्डा इंटू क्यू और इंटीग्रल डी एल बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। और बाबू यही है लीनियर चार्ज, डी एल है ना, तो लीनियर चार्ज के कारण क्यू आवेश पर बल। तो बाबू लास्ट बार बोलो, पूरे लीनियर चार्ज के कारण, कोई लीनियर चार्ज हो, लीनियर चार्ज के चलते टोटल बल कितना होता है, लीनियर चार्ज के चलते किसी आवेश पर बल होता है एफ वेक्टर बराबर 1/4πε0, और लीनियर चार्ज है तो लैम्डा लेना पड़ेगा, तो टोटल बल एफ वेक्टर और 1/4πε0 लैम्डा इंटू क्यू इंटीग्रल डी एल बटा आर स्क्वायर आर कैप। अच्छे बाबू ये लीनियर चार्ज था ना, अगर सरफेस चार्ज आ जाएगा ना तो यहाँ पे लैम्डा नहीं होगा, रेखीय आवेश घनत्व नहीं होगा, सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, और डी एल लंबाई नहीं होगा, डी एस क्षेत्रफल हो जाएगा, बात सेम हो जाएगा। और अगर आयतन आवेश घनत्व की बात आ जाए, क्षेत्रफलीय आवेश की बात नहीं आए, अगर आयतन आवेश की बात आए तो आयतन आवेश के कारण बल एफ वेक्टर होगा 1/4πε0, और न लैम्डा होगा ना सिग्मा होगा, वो हो जाएगा रो, और ये डी एल नहीं होगा, डी एस नहीं होगा, डी भी हो जाएगा वॉल्यूम के लिए ना जी। तो अभी तो रेखीय आवेश के कारण बल है, अब क्षेत्रफलीय आवेश के कारण बल देखेंगे, और फिर आयतन आवेश के कारण। तो क्षेत्रफलीय में ये सिग्मा हो जाएगा और ये डी एस हो जाएगा, आयतन में रो हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। तो चलिए ये तो समझ गए, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं ना जी। चलिए तो अगला टॉपिक, तो चलो भाई अब देखते हैं भाई फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बाबू इसकी हिंदी होती है क्षेत्रफलीय आवेश, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्षेत्रफलीय आवेश वितरण के कारण, क्षेत्रफलीय आवेश वितरण के कारण बल। भाई फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बाबू हमारे पास एक सरफेस चार्ज होगा और वही सरफेस चार्ज यानी क्षेत्रफलीय आवेश होगा, जिसके कारण हमको किसी आवेश पर बल निकालना होगा। चलो भाई सरफेस चार्ज यानी क्षेत्रफलीय आवेश बनाने के लिए क्या करेंगे, और क्षेत्रफलीय आवेश बनाने के लिए हम एक प्लेट ले लिए,
बाबू ये एक प्लेट है, लोहे का प्लेट है, किसी चीज़ का प्लेट है। बाबू एक धातु का प्लेट ले लिया और इस धातु के प्लेट पर तुमने प्लस चार्ज डाल दिया, तो ये चार्ज लंबाई पे तो है नहीं, लंबाई पे रहता तो लीनियर चार्ज कहते हैं, और ये चार्ज क्षेत्रफल पे है तो ये सरफेस चार्ज कहलाएगा ना जी। बाबू एक प्लेट ले लिए हम और इस प्लेट पर प्लस चार्ज डाल दिए, तो ये चार्ज बाबू लंबाई में नहीं है, ये क्षेत्रफल में है, तो ये सरफेस चार्ज है। और इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बाबू सरफेस पर, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते हमको किसी आवेश पर बल निकालना है। तो भाई ये एक सरफेस चार्ज है और इस सरफेस चार्ज का क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, मतलब क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा है। क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व मतलब यूनिट क्षेत्रफल में, इस प्लेट पर यूनिट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो आवेश होगा ना वो सिग्मा होगा। तो बाबू ये एक सरफेस चार्ज है, इस सरफेस चार्ज का क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व है सिग्मा। अब बोलो इस सरफेस चार्ज के चलते, इस पूरे सरफेस चार्ज के चलते हमको इस वाले आवेश कैपिटल क्यू पर, प्लस कैपिटल क्यू पर बल निकालना है। तो अब अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो इस सरफेस चार्ज में जितने भी प्लस है, इस प्लस से इसकी दूरी अलग है, इस प्लस से दूरी अलग है, जितने भी प्लस है इसमें, जितने भी प्लस है सबसे दूरी अलग अलग है। तो बाबू अगर इस प्लेट में जितने भी प्लस है सबसे दूरी अलग अलग है, तो इस हिस्से के चलते बल अलग होगा, इस हिस्से के चलते बल अलग होगा। तो हम डायरेक्टली पूरे के कारण हम लोग बल तो निकाल नहीं सकते हैं, कोई फार्मूला है ही नहीं। तो बाबू हम लोग एक बात और भी जानते हैं कि बल निकालेंगे भी तो कूलाम्स लॉ से ही बल निकलता है, और कूलाम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए होता है, और ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं, ये तो चार्ज फैला हुआ है। तो पॉइंट चार्ज के लिए तो बल निकल पाएगा, लेकिन ऐसे चार्ज के कारण बल नहीं निकल पाएगा। तो बाबू करते यही है कि पूरे क्षेत्रफल को हम छोटे छोटे अल्पांश, यानी छोटे छोटे हिस्से में, एलिमेंट्स में बांट देते हैं। ये पूरे क्षेत्रफल को छोटे छोटे हिस्से यानी छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट देते हैं, छोटे 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 हिस्से में, हैंगान छोटा 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 हिस्सा में बांट देते हैं। जब छोटा छोटा हिस्सा में बांट देते हैं ना, तो ये छोटा छोटा हिस्सा पॉइंट चार्ज बन जाता है बाबू, और छोटा छोटा हिस्सा पॉइंट चार्ज बन जाएगा ना, ये छोटा हिस्सा पॉइंट चार्ज बन जाएगा। तो इस छोटे से हिस्से के कारण, इस छोटे से हिस्से के कारण कितना बल लग रहा है वो निकालेंगे, इस हिस्से के कारण कितना लग रहा है वो निकालेंगे, इस छोटे से हिस्से के कारण कितना बल रहा है वो निकालेंगे। सभी छोटे 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 अल्पांश के चलते अलग अलग बल निकाल करके इस पर हम सभी बलों को जोड़ देंगे, तो हमको टोटल के कारण बल निकल जाएगा। तो बाबू इसके लिए क्या करेंगे, जोड़ने के लिए तो इंटीग्रेट करते हैं, तो चलो काम करते हैं। बाबू हमको पूरे क्षेत्रफलीय आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल निकालना है ना, तो इस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए, इस क्षेत्रफल पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए हैं, और इस एलिमेंट का बाबू, इस छोटे से एलिमेंट का क्षेत्रफल है ds। अब इस ds क्षेत्रफल में कितना आवेश है ये निकालें। तो बाबू इसका क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व तो प्लेट का कितना है सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है डी क्यू बाई, और सिग्मा बराबर डी क्यू बाई डी ए है एरिया, लेकिन एरिया ए नहीं है इसका, डी एस है। तो प्लेट का क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर डी क्यू बाई डी ए होता है, तो डी क्यू बाई डी एस हो गया, क्योंकि एरिया ए नहीं है एस है, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, डी क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू डी एस। तो पता चल गया कि डी एस एलिमेंट में, इस डी एस एलिमेंट में कितना आवेश होगा डी क्यू, वो डी क्यू होगा सिग्मा इंटू डी एस। तो हमको पता चल गया भाई कि इस एलिमेंट में कितना चार्ज है। और बाबू ये जो एलिमेंट छोटा सा काटे हैं, अब ये एलिमेंट तो एक पॉइंट चार्ज है, और मान लेते हैं इस पॉइंट चार्ज से इस एलिमेंट से दूरी है आर। अब एक काम करते हैं बाबू, इस एलिमेंट के चलते इस पर लगने वाला बल निकालते हैं। एक छोटे से एलिमेंट के चलते इस पर जो बल लगेगा डी एफ वेक्टर होगा, और डी एफ वेक्टर का सूत्र क्या होगा, इसलिए एलिमेंट के कारण प्लस क्यू पर लगने वाला बल, इसलिए बाबू इस एलिमेंट के चलते इस प्लस क्यू पर लगने वाला बल, तो एक एलिमेंट के चलते जो बल लगेगा वो, एलिमेंट छोटा है तो छोटे के चलते जो बल लगेगा डी एफ वैक्टर, तो एलिमेंट के चलते लगने वाला बल डी एफ वैक्टर बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
तो 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो, Q1 Q2, तो 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2, तो Q1 है इसका आवेश और इसका आवेश Q1 नहीं है, इसका आवेश है DQ, इसका आवेश है, इस एलिमेंट का आवेश है Q1 नहीं है DQ। 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो Q1 नहीं है DQ इंटू Q2 क्या है, कैपिटल Q बटा R² इंटू आर कैप। तो वो DF वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। इस डी क्यू का मान देख लो, डी क्यू का मान कितना है बाबू, सिग्मा इंटू डी एस, तो सिग्मा इंटू डी एस इंटू क्यू बटा R² इंटू आर कैप। सिग्मा क्यू और ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो इसको अलग लिखो भाई, तो अलग लिखोगे तो तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें कैसी हो जाएंगी, DF वेक्टर बराबर हो गया बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, DF वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो सिग्मा इंटू क्यू, सिग्मा इंटू क्यू, और ये हो गया बाबू DS बटा R² इंटू आर कैप। और DF क्या है, DF है एक एलिमेंट के चलते इस पर लगने वाला बल, और हम जानते हैं कि पूरा प्लेट ऐसे 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 एलिमेंट्स से बना हुआ है, एक एलिमेंट के चलते बल निकल गया, अब हम पूरे को इंटीग्रेट कर दें तो टोटल बल निकल जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इधर भी इंटीग्रेट करो इधर भी करो, तो डी एफ है तो इंटीग्रेशन डी एफ वैक्टर बराबर, ये सब चीज़ कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो, और वो सिग्मा इंटू क्यू बाहर हो गया, तो 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो सिग्मा इंटू क्यू बाहर, इधर इंटीग्रेशन किए तो इधर भी इंटीग्रेशन DS बटा R² इंटू आर कैप, और इंटीग्रेशन और डी खत्म हो जाएगा तो टोटल बल हो जाएगा F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और सिग्मा इंटू क्यू और इंटीग्रल DS बटा R² इंटू आर कैप। तो भाई ये हो गया बल ना जी। तो भाई अब अगर कोई पूछे कि सरफेस चार्ज, किसी भी सरफेस चार्ज के चलते, किसी भी बाबू सरफेस चार्ज के चलते किसी भी चार्ज पर लगने वाला बल कितना होता है, तो टोटल बल F बराबर होता है, F वेक्टर बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो सिग्मा क्यू इंटीग्रल DS बटा R² इंटू आर कैप। ओके, तो ये था बाबू सरफेस चार्ज के कारण बल। तो भाई अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक है जी फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी बाबू अब हमारा आवेश लाइन पे नहीं होगा, रेखा पे नहीं होगा, लीनियर चार्ज नहीं होगा, अब हमारा आवेश न लीनियर चार्ज होगा न सरफेस चार्ज होगा, अब हमारा चार्ज होगा वो वॉल्यूम चार्ज, यानी अब आवेश आयतन के अंदर होगा। तो बाबू उस आयतन आवेश के चलते किसी आवेश पर बल निकालना है। तो चलो भाई आयतन आवेश की कभी भी बात करेंगे ना तो बाबू हमको एक अचालक वस्तु लेना होगा। बाबू ये एक अचालक पदार्थ है, अचालक, क्योंकि ये अचालक रहेगा तभी अचालक के अंदर आयतन में आवेश रह सकता है। बाबू अंदर आयतन के भीतर कभी भी आवेश होगा तो चालक में नहीं हो सकता है, ये पदार्थ डेफिनेटली अचालक होना चाहिए। तो बाबू ये एक अचालक पदार्थ है, और बाबू इस अचालक पदार्थ के आयतन में, इस अचालक पदार्थ के आयतन में इंटीरियर में अंदर में ये चार्ज है, और बाबू इस अचालक पदार्थ का आयतन आवेश घनत्व है रो। तो ये एक अचालक पदार्थ है, इस अचालक पदार्थ का आयतन आवेश घनत्व रो है। आयतन आवेश घनत्व मतलब एकांक आयतन में रो आवेश है, इसीलिए इसका एकांक, इसलिए इसका आयतन आवेश घनत्व रो है। अब बाबू हमको इस वॉल्यूम चार्ज के कारण, अच्छा ये पदार्थ चालक रहता तो चालक को जो भी आवेश दोगे ना, अंदर भी आवेश दोगे तो वो अंदर ठहरेगा नहीं, चालक अगर ये रहता तो टोटल आवेश बाहरी सतह पर आ जाता, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ये अचालक है। तो बाबू इस आयतन आवेश के चलते, इस वाले आयतन आवेश वॉल्यूम चार्ज के चलते हमको इस वाले आवेश पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या करना है, निकालना है। ये आवेश है प्लस कैपिटल क्यू। तो बाबू ये तो क्लियर है कि ये आयतन आवेश, ये एक पॉइंट चार्ज नहीं है, ये एक बड़ा चार्ज है। पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट कूलाम्स लॉ लगा ही नहीं पाएंगे। और एक कमी और भी आ रही है कि इस आयतन आवेश में जितने भी आवेश है, इस आवेश से इसकी दूरी, इस आवेश से इसकी दूरी, इसके हर हिस्से से दूरी भी भिन्न भिन्न है। तो हम भिन्न भिन्न हैं तो इस आयतन आवेश का हर हिस्सा
बाबू इस वाले आयतन आवेश का हर हिस्सा की दूरी अलग अलग है, तो हर हिस्सा इस पर अलग 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 बल लगाएगा। ये वाले हिस्से की दूरी अलग है तो अलग बल लगाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली तो बल निकाल नहीं सकते हैं, तो बेहतर है बाबू कि हम क्या करें, इस पूरे आयतन को छोटे छोटे आयतन में बांट दें। तो बाबू इस पूरे आयतन को हम मान सकते हैं कि एक छोटा आयतन यहाँ पे, एक छोटा आयतन, एक छोटा आयतन, छोटा आयतन, इसको बहुत सारे छोटे 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 आयतन में बांट दें। और हर एक छोटे हिस्से के चलते इस पर बल, इस कैपिटल क्यू पर बल निकालें। इस हिस्से के चलते कितना बल लगा, उसी तरह इस हिस्से के चलते कितना बल लगा। अगर हर हिस्से के कारण अलग 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 बल निकाल दें, इस हिस्से के चलते कितना बल लगा, अगर हर हिस्से के चलते अलग अलग बल निकाल दें और निकाल करके जोड़ दें। जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा विद इन सर्टेन लिमिट्स। जिन लिमिट्स के अंदर बाबू ये वस्तु है, उन लिमिट्स के अंतर्गत हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन कुछ लिमिट्स के अंतर्गत कर देंगे तो हम पूरे आयतन के चलते इस पर कितना बल लग रहा है वो निकाल सकते हैं। तो बाबू यही करने वाले हैं। तो ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो वॉल्यूम चार्ज है। और इस वॉल्यूम चार्ज को बाबू छोटे छोटे आयतन में बांटो। और अगर छोटे छोटे हिस्से में बांट दोगे तो ये जो छोटा हिस्सा बांटे हो, ये पॉइंट जैसा बिहेव करेगा और पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। और इस पॉइंट चार्ज के चलते इस पर बल निकालो। एक पॉइंट चार्ज के चलते, एक छोटे से एलिमेंट के चलते इस पर बल निकल जाएगा, और उसी बल को लेके पूरे लिमिट्स के लिए इंटीग्रेट कर दो तो टोटल बल निकल जाएगा। तो चलो हम क्या करते हैं, इस आयतन में एक छोटा सा आयतन लेते हैं। ये छोटा सा आयतन लिए हैं, इसका आयतन है बाबू डी भी। अब हम कोशिश करें कि इस छोटे से एलिमेंट डीवी में कितना आवेश है। तो पढ़े हो रो, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर डी क्यू बाई डी एल नहीं, डी क्यू बाई डी एस नहीं, डी क्यू बाई डी वी। आयतन आवेश घनत्व रो बराबर होता है डी क्यू बाई डी वी। तो डी क्यू बराबर क्या हो गया बाबू, डी क्यू बराबर रो इंटू डी वी। तो पता चल गया भाई कि इस आयतन आवेश में ये जो छोटा सा एलिमेंट लिए हैं, ये छोटा सा एलिमेंट लिए हैं, इस छोटे से एलिमेंट में कितना चार्ज है। इस छोटे से एलिमेंट में बाबू जो चार्ज है वो है डी क्यू और रो डी वी। तो रो डी वी इसका चार्ज हमको पता चल गया। अब बोलो इस एलिमेंट के चलते बाबू, इस एलिमेंट के चलते इस पर कितना बल लगेगा। एलिमेंट के चलते जो बल लगेगा डी एफ वेक्टर लगेगा। और बाबू इस एलिमेंट से इस वॉल्यूम एलिमेंट से इसकी दूरी कितनी है, आर। आर है तो इस छोटे से एलिमेंट के चलते बाबू इस पर लगने वाला बल डी एफ। इसलिए एलिमेंट यानी अल्पांश, इसलिए एलिमेंट के कारण प्लस कैपिटल क्यू पर बल। बाबू एक छोटे से एलिमेंट के चलते इस पर जो बल होगा वो बहुत छोटा होगा, डी एफ वैक्टर। और डी एफ वैक्टर बराबर बल का सूत्र होता है 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर आर कैप। तो डी एफ वैक्टर बराबर हो गया बाबू 1/4πε0, तो लिख दिए 1/4πε0 Q1 Q2। 1/4πε0 Q1 Q2 मतलब पहला आवेश और दूसरा आवेश। पहला आवेश कौन सा है, Q1 पहला आवेश, दूसरा आवेश। तो पहला आवेश Q1 क्या है बाबू, पहला आवेश है इस एलिमेंट पर आवेश, इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट पर आवेश। तो इसका आवेश क्या है बाबू, डी क्यू। तो Q1 है पहला आवेश बाबू, पहला आवेश इस एलिमेंट का आवेश है तो वो आवेश है डी क्यू इंटू Q2 है दूसरा आवेश। तो ये आवेश इस पर बल लगा रहा है, और दूसरा आवेश है कैपिटल क्यू बटा आर स्क्वायर, उनके बीच की दूरी आर है ये और आर कैप। अब बाबू याद रखो यहाँ पे डी क्यू देख रहे हो, इस डी क्यू का मान रखो। इस डी क्यू का मान क्या है, डी क्यू का मान देखो, इस डी क्यू का मान यहाँ पे है डी क्यू बराबर रो डी भी, वही मान रखेंगे। तो चलो मान रख देना रो डी भी ना। तो डी एफ वैक्टर बाबू, डी एफ वैक्टर क्या है, डी एफ वैक्टर है एक एलिमेंट के चलते क्यू पर लगने वाला बल। तो डी एफ वैक्टर बराबर क्या हो गया, डी एफ वैक्टर बराबर हो गया बाबू 1/4πε0। तो 1/4πε0 लिख ही दिए। और डी क्यू, इस डी क्यू का मान अभी बोले हैं रो इंटू डी भी, यहाँ पे था रो इंटू डी भी इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। बाबू ये सारा टर्म कांस्टेंट है, रो और क्यू भी कांस्टेंट है,
तो डी एफ वैक्टर बराबर क्या हो गया, 1/4πε0, 1/4πε0 रो इंटू क्यू और डी वी बटा आर स्क्वायर आर कैप, डी वी बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये डी एफ क्या है, डी एफ वैक्टर बाबू एक एलिमेंट के चलते लगने वाला बल, एक एलिमेंट के चलते क्यू पर लगने वाला बल है। और हम जानते हैं पूरा आयतन, पूरा वॉल्यूम ऐसे 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 बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। एक एलिमेंट के कारण हमको बल निकल गया, अगर हमको टोटल के कारण बल निकालना है तो ऐसे 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 हर एलिमेंट के चलते बल निकाल के जोड़ना पड़ेगा इस पर लगने वाला बल। हर एलिमेंट के चलते बल निकाल 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 के जोड़ना पड़ेगा मतलब इंटीग्रेशन करना होगा। तो इधर और इधर दोनों बगल इंटीग्रेशन कर दें, ये तो वो कांस्टेंट टर्म है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वैक्टर बराबर कांस्टेंट हटा दो 1/4πε0 इंटू रो क्यू, 1/4πε0 रो क्यू, इधर इंटीग्रेशन डी वी बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। वो इंटीग्रेशन डी खत्म हो जाएगा तो आपको नेट बल हो जाएगा वेक्टर एफ बराबर 1/4πε0 और रो क्यू और इंटीग्रल डी वी बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो बाबू ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज के चलते बल है, इक्वेशन नंबर ए। बाबू अगर हम लोग सारे फॉर्मूले को एक जगह देखें तो देखा जाए यहाँ पे, यानी आप क्या समझे, वॉल्यूम चार्ज के चलते बल क्या होता है, एफ वेक्टर बराबर 1/4πε0। बाबू लैम्डा क्यू नहीं, सिग्मा क्यू नहीं, रो क्यू बटा डी एल डी ए नहीं, डी एल या डी एस नहीं, डी वी बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप ना जी। हल्का सा चेंजिंग है सब में। चलो जी सारे को एक जगह लिखो। तो याद करो बाबू लीनियर चार्ज के लिए, लीनियर चार्ज के लिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते बाबू किसी आवेश पर बल का सूत्र क्या होता है, एफ वेक्टर बराबर 1/4πε0, जो आया है उसी रिजल्ट को लिख रहे हैं। लीनियर चार्ज के चलते बाबू बल का सूत्र होता है 1/4πε0 लैम्डा इंटू क्यू और इंटीग्रल डी एल बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। एफ वेक्टर 1/4πε0 लैम्डा इंटू क्यू डी एल बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये तो हो गया लीनियर के कारण। और सरफेस चार्ज के कारण, सरफेस चार्ज है, इसके चलते बल का सूत्र क्या होता है, एफ वेक्टर बराबर 1/4πε0 लैम्डा नहीं होगा, सिग्मा इंटू क्यू और इंटीग्रेशन डी एल नहीं डी एस बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। और वो वॉल्यूम अब न लीनियर न सरफेस न, अब सरफेस नहीं है वॉल्यूम। बाबू वॉल्यूम चार्ज के चलते बल का सूत्र क्या होता है, एफ वेक्टर बराबर 1/4πε0 लैम्डा सिग्मा और ये हो जाएगा रो इंटू क्यू इंटीग्रल डी वी बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। बाबू ये सारे फॉर्मूले को एक साथ याद रखिएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।